नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा CDP प्रैक्टिस सेट जो कि KVS PRT से रिलेटेड मैं जो प्रैक्टिस सेट CDP पेडागॉजी वाला प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको करा रहा था, उसका आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5वां होगा। इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ और हर प्रैक्टिस सेट में आपको पता होगा कि मैं 30 प्रश्न लेकर आता हूँ। और आपको बता दूं कि 60 प्रश्न जो है KVS PRT के पेडागॉजी सेक्शन से पूछे जाएंगे। उसी के लिए हम 30 प्रश्न जो है आपको ला रहा हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके KVS PRT के एग्जाम के लिए। बाकी चीज़ें सुपर टेट, टेट, सीटेट सभी में ये प्रश्न काम आने वाले हैं, तो ये मत सोचिएगा। लेकिन इस जो पेडागॉजी सेक्शन जो KVS PRT का दिया गया है, उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी। वीडियो आपको कैसा लगा, प्रश्नों का कलेक्शन आपको कैसा लगा, ज़रूर हमें बताइएगा। और बाकी चीज़ें आपको बता दें कि प्रश्न इतने महत्वपूर्ण अच्छे इसमें हैं जो कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिए, प्रश्नों का कलेक्शन देखिए जो आपको चुनौती देने लायक इसमें प्रश्न जो मैं लेकर आता हूँ। चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 5 के प्रश्न नंबर पहला पर। और प्रश्न नंबर पहला है कि बाल्यकाल में बालकों में गैंग निर्माण के विषय में कौन सा कथन सत्य है। गैंग निर्माण के विषय में आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। ऑप्शन ए है, उन्हें एक निश्चित दायरे के अंदर ही क्रियाशील रखा जाए। बी, उनसे विद्यालय के अंदर ही क्रियात्मक कार्य कराया जाए। सी, इस प्रकार के किसी गैंग की आवश्यकता बाल्यावस्था में नहीं होती है। और डी, इन्हें प्रौढ़ व्यक्तियों की देख रेख तथा निर्देशन में ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। प्रश्न नंबर पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए, आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है कि एक बाल्यकाल में बालकों में गैंग निर्माण के विषय में कौन सा कथन सत्य है, वो आपको चुनना है। अब देखिए, उन्हें एक निश्चित दायरे के अंदर कभी आपको नहीं रखना है, क्योंकि इससे बच्चों का विकास नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा नेगेटिव मार्किंग। दूसरा ऑप्शन, उन्हें उनसे विद्यालय के अंदर ही क्रियात्मक कार्य कराए जाए। ये भी सही बात है भाई, अगर बाहर करेंगे अकेले में तो कुछ गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी उतनी समझ होती नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही हो सकता है। बाकी उन्हें गन की आवश्यकता नहीं, ये गलत है भाई, जरूरी है। इन्हें प्रौढ़ों व्यक्तियों की देखरेख में निर्देशन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाए, ये भी नहीं। बी वाला ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा, बी वाला ही सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर दूसरा, बालक में समाजीकरण के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। और आपको पता होगा KVS PRT में समाजीकरण अलग से नाम देकर दिया गया है टॉपिक, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न नंबर दूसरा, बालक के समाजीकरण के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्या होता है, ऑप्शन ए है व्यक्तिगत समायोजन में वृद्धि करना। और बी है बालक की अभिवृत्तियों का विकास करना। सी, समूह मानकों को अधिग्रहणशील बनाना। और डी है सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। कौन सा ऑप्शन हमारा दूसरा का सही होगा, जो बालक के समाजीकरण के विकास का मुख्य उद्देश्य है, और वो है सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है समाजीकरण का। डी वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि खेल क्रियाएं बालकों के किस आयु वर्ग पर अपनी चरम सीमा पर होती है। खेल क्रियाएं बालकों के किस आयु वर्ग पर अपनी चरम सीमा पर होती है। ऑप्शन ए है पूर्व विद्यालय अवस्था पर, बी प्राथमिक विद्यालय अवस्था पर, और सी जूनियर हाई स्कूल स्तर पर, और डी है सीनियर हाई स्कूल स्तर पर। तो किस स्तर पर जो बालकों के खेल की चरम सीमा होती है, वो अपनी चरम सीमा पर होती है, उत्तम अवस्था पर होती है। प्रश्न नंबर तीसरा का, तो किस अवस्था पर, तो वो हमारा जूनियर हाई स्कूल की जो अवस्था होती है ना, वो अवस्था जो है बालक के खेल की वर्ग पर अपनी एक चरम सीमा होती है, ये लास्ट स्टेज होती है उनकी खेलने से। यहाँ के बाद बालक धीरे धीरे अपने एक अलग ही क्षेत्र की तरफ चला जाता है।
या तो उसको व्यवसाय या तो आगे की पढ़ाई करनी होती है। बाकी खेलने की जो एक उच्चतम स्तर या चरम सीमा कह सकते हैं तो जूनियर हाई स्कूल वाला जो स्तर होता है वही होता है। हम भी इसी स्टेज के बाद जो है खेलना धीरे धीरे बंद कर दिए थे। तो ये एक चरम सीमा हो जाती है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आप अपने ऊपर जोड़कर इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो बढ़िया ऑप्शन से चुनेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि यदि शिक्षण को एक व्यवसाय मान लिया जाए तो अन्य व्यवसाय की तुलना में इनमें सबसे बड़ी कमी क्या प्रतीत होती है। अगर आप शिक्षण को ही व्यवसाय मान लेते हैं तब की बात हो रही है। ऑप्शन ए है इसका प्रशिक्षण स्तर, ऑप्शन बी प्रशिक्षण संस्थान, और सी शिक्षकों का वेतन, और डी उचित सामाजिक दृष्टिकोण का न होना। चौथा का हमारा विकल्प जो सही होगा वो होगा, अब यहाँ देखिए अगर हम इसको अन्य व्यवसाय की तुलना में सबसे बड़ी कमी पूछ रहा है कि इसमें बड़ी कमी क्या होगी। अगर हम इसको व्यवसाय मान लेते हैं शिक्षण को तो सबसे बड़ी कमी होगी वो शिक्षकों का वेतन जो होता है ना, ये सबसे बड़ी इसमें कमी हमें दिख रही है। और सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। सबसे बड़ी कमी इसके वेतन से रिलेटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, 7 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की एक मुख्य विशेषता है। क्या विशेषता है? ऑप्शन है केवल समलिंगी बालकों के साथ खेलते हैं। 7 वर्ष तक के बालक की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा वर्ष पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लिंग भेद पर ध्यान नहीं देते हैं। सी मानव प्रवृत्तियों को प्रमुखता प्रदान करते हैं, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। 5वां का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा, देखिए 7 वर्ष के बालक और बालिका की बात करें कि मुख्य विशेषता का है तो वो है लिंग भेद पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है ना, ये लिंग भेद पर ध्यान नहीं देखे कि वो लड़का है या लड़की है, खेलते साथ हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी जब वो किशोर अवस्था में जाते हैं तो उनका जब ये पर्सपेक्टिव जो है अलग हो जाता है, विपरीत दिखाई देने लगता है। अब वो समलिंगी हो जाते हैं, अभी तो नहीं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, पाठ्यक्रम को पुनः व्यवस्थित करने के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा कथन जो है पाठ्यक्रम को पुनः व्यवस्थित करने के विषय में लाया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है वह सदैव विकास की प्रक्रिया के साथ संबंध होना चाहिए। बी यह सदैव पुनः निरीक्षण एवं पुनः मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित होना चाहिए। सी यह छात्रों के अधिगम स्थापित छात्रों के अधिगम स्थापित में वृद्धि के समरूपीय बनाया जाना चाहिए। और डी है व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में पाठ्यक्रमों को समरूपी बनाया जाना चाहिए। 6वां का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा कि यह सदैव पुनः निरीक्षण और पुनः मूल्यांकन की प्रक्रिया पर संबंधित होना चाहिए। इससे बेस्ट ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पर पुनः निरीक्षण और पुनः मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित उस पाठ्यक्रम का जब आप व्यवस्थित करते हैं तो उसके विषय में ये बात मोस्ट महत्वपूर्ण है। बी वाला विकल्प हमारा 6वां का सही हो जाएगा। बाकी पुनः पाठ्यक्रम जब निर्माण करते हैं तो उसके विषय में बाकी सब ऑप्शन जो थे वो रिलेटेड नहीं थे, महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन बी वाला ऑप्शन सी वाला जो इसका ऑप्शन था वो बी वाला था ना, बी वाला ऑप्शन जो था यह सदैव पुनः निरीक्षण और पुनः मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित होना चाहिए। इससे बेस्ट ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, भाषा को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त है। अब भाषा को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त तरीका क्या है? ऑप्शन है जैविक विकास का परिणाम, बी है उत्तम समस्या समाधान की दिशा में एक कदम, सी है अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय, और डी है आत्म उन्नति का माध्यम। 7वां का हमारा जो विकल्प सही होगा वो हो भाषा को परिभाषित करने के लिए अपने अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय। ये आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 7वां का। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से क्या उत्तम पाठ्य योजनाओं की विशेषता है। उत्तम पाठ्य योजनाओं की विशेषता इसमें से आपको बताने की कौन सा है। ऑप्शन ए है जो शिक्षक द्वारा
प्रतिवर्ष तैयार की जाती है। बी है जो विभाग के लिए संपूर्ण शिक्षकों द्वारा तैयार की जाती है। सी है शिक्षक बालकों के परस्पर सहयोग द्वारा तैयार की जाती है। और डी है बाल समिति द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए याद रखिएगा, उत्तम पाठ्य योजना की विशेषता आपको बताना है कि कौन सा होगा प्रश्न नंबर 8 का। तो अब किसी भी अब ये पाठ किसके लिए बनाया जा रहा है? बालक के विकास के लिए। तो उसमें किसका सहयोग चाहिए? शिक्षक और बालक के परस्पर सहयोग द्वारा तैयार की जाती है। वो एक उत्तम पाठ्य योजना की विशेषता हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन हमारा सी वाला विकल्प है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9। जो बालक आज्ञा नहीं मानते हैं उन बालकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक शिक्षक के व्यवहार को प्रदर्शित करेगा इसके प्रति, एक बालक के प्रति। क्योंकि आप किसी भी विद्यालय में जाएंगे तो अलग अलग विभिन्नता प्रकार वाले बालक आपको मिलते हैं। तो ऑप्शन ए है उसके इस व्यवहार को विकास की स्वाभाविक घटना समझकर ध्यान नहीं देना चाहिए। बी है उस पर कार्य का काफी दबाव डाल देना चाहिए। ऑप्शन सी है उसे प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण करे। और डी है उन्हें आदेश देना बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ से आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है। जो हठी बालक होते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, वैसे बालक के साथ आपका कैसा व्यवहार करेंगे? तो इन चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद हमें सही ऑप्शन ऐसा लगा कि उसके प्रत्येक कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए ताकि वो सकारात्मक व्यवहार धीरे धीरे अपने अंदर समाहित कर ले। बी सी वाला विकल्प इसका बेस्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि खोज पद्धति एवं आनुभाविक प्रयासों को बल दिया जाने हेतु उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है? तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा, माध्यमिक स्तर की शिक्षा, ऑप्शन सी महाविद्यालय स्तर की विद्यालय शिक्षा, डी है विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा। तो खोज पद्धति एवं आनुभाविक प्रयासों को बल दिया जाए हेतु उपयुक्त तरीका है माध्यमिक स्तर की शिक्षा जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है अगर खोज पद्धति पर प्रयोग करते हैं या उनके अनुभवों को ज़्यादा विकसित करना चाहते हैं। तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। माध्यमिक स्तर इन सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। प्राथमिक स्तर पर फोकस इन चीज़ों पर नहीं किया जाता है, ज़्यादातर महत्वपूर्ण जो है माध्यमिक स्तर पर होता है। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 जो है, अब इस स्टेज में बालक जो है 10 से 14 वर्ष की एज में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे बालक को ये जो खोज वाली पद्धति, अनुभाविक प्रयासों वाली पद्धति, जो उनके अनुभव से रिलेटेड जुड़े चीज़ें हों, वो चीज़ें इसमें कराई जाती है। प्रश्न नंबर 11 है कि बालकों के जन्म लेने वाले द्वंद्व उनके अंतःवैयक्तिक संबंधों पर भी प्रभाव डालते हैं। इन द्वंद्व में निहित हैं। इन द्वंद्व में क्या निहित होते हैं? जो उनके अंतःवैयक्तिक संबंध जो होते हैं ना, उनको भी प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन ए सुरक्षाएं, ऑप्शन बी है असक्षमताएं, सी स्नायु असंतुलन और डी है व्यवहार के विघटन। प्रश्न नंबर 11 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो स्नायु असंतुलन जो होता है ना, वो उनके बीच में द्वंद्व निहित करने का कार्य करता है, पैदा करने का कार्य करता है। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, कक्षा में बालक के मानसिक स्वास्थ्य को निम्न में से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती। फिर से पढ़ते हैं। कक्षा में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को निम्न में से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती। कैसी नहीं की जा सकती? तो ऑप्शन ए है बालकों की शारीरिक व्यायाम के लिए दी जाने वाली छूट, बी बालकों के अभिभावकों का मानसिक स्वास्थ्य, सी विद्यालय की मनोविज्ञानशाला द्वारा किया जाने वाला कार्य और डी कक्षा की स्वच्छता। तो किस पर हमें प्राथमिकता प्रदान नहीं की जानी चाहिए वो आपको बताना है। तो वो है बालकों के अभिभावकों की मानसिक स्वास्थ्य पर प्राथमिकता नहीं प्रदान नहीं की जा सकती। बाकी बालकों की शारीरिक व्यायाम में दी जाने वाली छूट, विद्यालय मनोविज्ञानशाला द्वारा किए जाने वाला कार्य और कक्षा की स्वच्छता, इसके लिए जो है एक
जो कहते हैं ना कि प्राथमिकताएं प्रदान की जाती हैं, अधिक प्राथमिकताएं प्रदान की जाती है, तो इनके लिए की जाती है मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड। बाकी बी तो उसके अभिभावक से रिलेटेड हो जाता है, बालक से रिलेटेड नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्न में से क्या सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? कौन सा है भैया जो सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ऑप्शन ए राहुल, मैं जानता हूं कि आपने पाठ नहीं पढ़ा है। ऑप्शन बी है राजन, तुम गणित में कमजोर हो, राहुल तुम इसकी मदद करो। ऑप्शन सी है राहुल की डेस्क से धन किसने चुराया। ऑप्शन डी है राहुल के बारे में उसके माता पिता को बताना कि वो आलसी एवं कमजोर है। प्रश्न नंबर 13 में आपको यही बताना है कि सकारात्मक अभिवृद्धि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कौन सा शब्द कर रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको सोचने पर मजबूर करेगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमारा 13 का विकल्प जो सही होगा वो होगा राहुल के बारे में उसके माता पिता को बताना कि वो आलसी एवं कमजोर है। ये चीज एक तरह का सकारात्मक अभिवृद्धि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम इन ऑप्शनों के साथ जाते हैं, राहुल डेस्क से धन किसने चुराया, ये कोई सकारात्मक अभिवृद्धि के अंतर्गत नहीं आ जाएगा। राजन तुम गणित में कमजोर है, ये एक अलग अलग मुद्दे पर बांट रहा है, तो ये लिंग पक्षपात भी कर सकता है, एक तरह का ये पक्षपात कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। राहुल मैं जानता हूँ कि आप ने पाठ नहीं पढ़ा है, तो ये भी एक तरह का निगेटिव मार्किंग है। बाकी चीजें सकारात्मक अभिवृद्धि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका डी वाला विकल्प ही अदा करेगा। तो 13 का डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि आपकी कक्षा का एक बालक अल्पकालीन स्मृति की समस्या से ग्रस्त है। उसकी स्मृति निम्न में से किस अवधि की हो सकती है? कितने अवधि तक वो किसी चीज को याद रख सकता है, वहीं आपको इसमें से चुनना है। 20 सेकेंड तक जो है याद रख सकता है। प्रश्न नंबर 15, आपकी कक्षा का एक बालक मनोज किसी प्रश्न को हल कर लेता है, उसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या होना चाहिए? किसी प्रश्न को हल कर लेता है, ऑप्शन ए उसे उस प्रश्न के पूरे अंक मिल जाते हैं, बी उसे उस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है, और सी उसका शिक्षक उसकी प्रशंसा करेगा, और डी उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया है। अब देखिए आपकी कक्षा का एक बालक मनोज किसी प्रश्न को हल कर लेता है, तो उसका सर्वोच्च पुरस्कार यही होगा, क्या होगा कि उसे उस प्रश्न को हल करने के विधि जो थी उसको ज्ञान हो गया है कि वो उस प्रश्न को हल कर लिया है। डी वाला विकल्प इसका सही होगा 15 का, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, यदि एक कक्षा में शिक्षक छात्रों को डंडे से डराता है तो इससे व्यवस्था स्थापित हो सकती है, अनुशासन पूरा रहता है, सी व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं, और डी आत्मा अनुशासन पैदा होता है। क्या होता है अगर आप किसी भी छात्रों को जब आप डंडे से डराते हैं तो उससे क्या होता है? प्रश्न नंबर 16 का देखिए, इससे क्या होगा कि व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं, यही चीज हो जाता है। बालक एक प्रति का उसके प्रति लाती हो जाते हैं। अब किसी भी चीज को, किसी भी बालक को, किसी भी व्यक्ति को बार बार आप जब डांटते हैं तो वो उसके प्रति लती हो जाते हैं। अब उसको लगता है कि अब इतना ही हमें मिलने वाला है, हमेशा हम उसके प्रति ढल जाते हैं। तो वो जो है अनुशासन होना जरूरी नहीं होता है, बाकी व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन वो अनुशासन तब तक रहेगा जब तक उसको डंडे सामने रहेंगे। बाकी जैसे हटा डंडा, उसका अनुशासन भी खत्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, प्रेरणा की आवश्यकता के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है, वो आपको बताना है। प्रेरणा की आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है, तो वो है हल महोदय जी हैं। ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, बालक में उत्पन्न वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसमें निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है, और वो क्या है, तो वो है हमारा
अभिप्रेरणा। प्रश्न को पढ़ते ही आपको उत्तर मिल जाएगा, तभी तो आपको एक निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है अभिप्रेरणा। ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है कि बालकों को गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य बालकों को गृह कार्य देने का? ऑप्शन ए है उन्हें दंड देने के लिए, बी कक्षा अधिगम को सुदृढ़ बनाने के लिए, सी विद्यालय की गंभीरता का संदेश देने के लिए, और डी बालकों को घर पर व्यस्त रखने के लिए। तो देखिए, गृह कार्य देने के लिए अगर हम बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य तो वो है उसके अधिगम को सुदृढ़ बनाने के लिए जो है गृह कार्य दिया जाता है। बाकी सभी निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। घर पर व्यस्त करना नहीं है, गंभीरता नहीं देना है, दंड नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 20, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालक बहुत क्रियाशील होते हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है उनकी क्रियाशीलता को कम करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे, और सी है उनकी क्रियाशीलताओं को रोकेंगे, और डी उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? अब यहाँ देखिए, मैंने तो चौथा ऑप्शन पढ़ा, डी मुझे अच्छा लगा। उसकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे, उन्हीं की क्रियाशीलता से उनको शिक्षा देने का कार्य करेंगे। कितना अच्छा चीज़ है। बाकी चीज़ें उनकी क्रियाशीलता को रोकेंगे, निगेटिव मार्किंग, उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे, ये करेंगे, लेकिन आप करेंगे तो इससे भी तो बेस्ट ऑप्शन आपको जब दे रहा है डी वाला, तो क्यों उस आप बी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे? उनकी क्रियाशीलता को कम करेंगे, निगेटिव मार्किंग। अब हमें पॉजिटिव ही ढूंढना है, तो डी वाला सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? ऑप्शन ए है लक्ष्य प्राप्ति, ऑप्शन बी सकारात्मक क्रिया, और सी है प्रेरणा, और डी है अधिकाधिक अभ्यास। तो प्रयत्न और भूल की विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो वो हमारा इससे चौथा विकल्प ही रिलेटेड है, क्योंकि अधिकारिक अभ्यास और प्रयत्न का मतलब अभ्यास ही होता है। तो डी वाले विकल्प के ही आप साथ जाएंगे। इसमें अभ्यास को फोकस किया गया है थर्नडाइक के सिद्धांत में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, कक्षा में अनुशासन की समस्या एक प्रमुख समस्या है, इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है पढ़ाए जाने वाले विषय का विस्तार असीमित होना, बी पढ़ाए जा रहे विषय की रोचकता कितनी है, और सी कक्षा में बालकों की बैठने की व्यवस्था, और डी उपयुक्त सभी। 22 का हमारा जो विकल्प सही होगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि अगर कक्षा में अनुशासन की समस्या एक समस्या की तरह उत्पन्न होता है, तो उसका मुख्य कारण होते हैं वो है आपके जो पढ़ाए जाने वाले विषय का जो विस्तार होता है वो असीमित होता है। तो पहली समस्या हो जाएगी। पढ़ाया जा रहा है विषय की रोचकता भी उसके लिए महत्वपूर्ण है समस्या उत्पन्न करने में। अगर आपके पढ़ाने का तरीका रोचक नहीं है तो वो आपके जो कक्षा का अनुशासन है वो एक तरह का अलग ही माहौल उत्पन्न होने लगता है, शोरगुल होने लगते हैं, बच्चों की पढ़ने में रुचियाँ नहीं लगती हैं जब आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं होता है तो। और चौथा सी है कि कक्षा में बालकों को बैठने की व्यवस्था सही नहीं है तो वो भी अनुशासन हीनता उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प जो है 22 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, जब एक बालक आपको देखकर बिल्कुल आपकी तरह व्यवहार प्रकट करता है तो इसे आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो वो दूसरे का अनुकरण करके ये कार्य कर रहा है, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, एक व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में कक्षा 6 के कक्षा शिक्षक के रूप में जाता है। कक्षा में जाते ही यह सभी बालकों के नाम पूछना शुरू कर देता है। इस क्रिया से शिक्षक को क्या लाभ होता है? क्या लाभ है इस क्रिया से? ऑप्शन ए बालक गलत कार्य करने से डरेंगे, ऑप्शन बी बालक अनुशासित रहेंगे, ऑप्शन सी बालकों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब 24 का हमारा बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है
पहले ही सी वाला विकल्प कि बालकों के साथ शिक्षक का संबंध जो है इससे बढ़ता है। बाकी गलत कार्य करने से डरेंगे, ये चीज थोड़ी होता है। सी वाला विकल्प 24 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से वह भौतिक कारक जो अधिगम प्रक्रिया के अवरोध के रूप में कार्य करता है। कौन सा भौतिक कारक है जो अधिगम प्रक्रिया में अवरोध के रूप में कार्य करता है? प्रश्न नंबर 25 का प्रश्न देखिए, पहला ऑप्शन शुद्ध वायु, और बी उपयुक्त तापक्रम, और डी उपयुक्त धूप, और डी है विद्यालय में भरा प्रदूषण। अधिगम भौतिक कारक, ये भी ध्यान रखिएगा, शब्द भी ये भौतिक कारक, ये तो वातावरणीय कारक हो जाएगा ना, ये वातावरणीय कारक प्राकृतिक कारक जिसको हम कहते हैं। ये भौतिक कारक जो मनुष्य बनाता है और वो करता है क्या? विद्यालय में भरा प्रदूषित जल। ये डी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, अभिप्रेरणा अधिगम में किस रूप में सहायक है? अभिप्रेरणा जो है अधिगम में किस रूप में सहायक है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए मुख्य रूप में, बी सहायक के रूप में, सी किसी भी रूप में नहीं, और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 26 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा सहायक के रूप में जो कार्य करता है अभिप्रेरणा अधिगम के। ठीक है ना, जब आप प्रेरित ही नहीं होंगे तो आप किसी भी चीज को नहीं सीख सकते। तो अभिप्रेरणा सहायक के रूप में कार्य करता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है कि एक प्रतिभाशाली बालक आपके द्वारा दिए गए कार्यों को बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? टीचर फॉर रोल, क्या होगा उस समय टीचर का रोल? ये एक नाम देकर आपके केबीएस पीआरटी के पेडागोजी सेक्शन में सिलेबस दिया गया है, ध्यान रखिएगा, जहाँ से 15 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से 4 सेक्शन में आपका केबीएस पीआरटी का पेडागोजी सेक्शन बटा हुआ है। उसमें ये 15 नंबर का एक टीचर से और स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसको हम शिक्षक लीडरशिप कहते हैं, वो टॉपिक दिया गया है। अब देखिए, ये प्रश्न नंबर 27 की एक प्रतिभाशाली बालक आपके द्वारा दिए गए कार्यों में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसे मनपसंद कुछ भी पढ़ने की सलाह देंगे, बी है उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करेंगे, सी है उसे आगामी कक्षा के कार्य संपादन का भार सौंपेंगे, और डी है उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश देंगे। क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 27 का तो उत्तर जो हमारा होगा वो होगा डी वाला विकल्प। उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश देंगे, क्योंकि वो आपके पढ़ाई हुई चीज पर रुचि नहीं ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसको दंड तो कुछ देना ही है, और वो दंड है हमारा डी। उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश देंगे। ये विकल्प नहीं हो सकता। उसे आगामी कक्षा का भार सौंपेंगे, ये नहीं हो सकता। क्यों? वो खुद रुचि इसमें नहीं ले रहा, तो उसमें क्यों रुचि लेगा? उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करे, कुछ मत करिए भाई। उसे मनपसंद का क्यों देंगे जब उसकी रुचि इसमें नहीं है? तो उसको अतिरिक्त समय में जब आप बाधित करेंगे तो फिर से वो कल से रुचि लेना स्टार्ट कर देगा। डी वाला विकल्प प्रश्न नंबर 27 का हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, रुचियों के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए है रुचियां जन्मजात होती हैं, बी रुचियों की उत्पत्ति वातावरण के उपस्थित अवसरों पर निर्भर करती है, सी रुचियां एक लिंग के बालकों के लगभग समान होती है, और डी है रुचियां व्यक्तित्व की अतिरिक्त वृद्धि के रूप में होती हैं। कौन सा विकल्प 28 का सही होगा? वो होगा रुचियों की उत्पत्ति वातावरण में उपस्थित अवसरों पर निर्भर करती है। और सत्य पूछा भी है तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। रुचियों के संबंध में सत्य कथन। रुचियां जन्मजात नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा, ये अर्जित होती हैं समाज से। रुचियां एक लिंग के बालकों में लगभग समान होती है, जरूरी थोड़ी नहीं है। हर बालक अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं, तो भिन्नताएं तो सब में है, तो समानता की बात हो नहीं सकती। रुचियां व्यक्तित्व की अतिरिक्त वृद्धि के रूप में होती है। अच्छा, रुचियों से वृद्धि होता है क्या? नहीं होता है। तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है कि बालक के विकास का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त तरीका क्या है? ऑप्शन ए है बालक की आनुवंशिक संरचना, ऑप्शन बी बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण
दोनों की जटिल संरचना के द्वारा और सी बालक की इच्छा द्वारा और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 29 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा दूसरा, बालक की अनुवांशिकी और वातावरण की दोनों जटिल संरचनाओं के द्वारा होता है बालक के विकास का निर्धारण। तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि किसी बालक को व्यवहार का प्रमुख प्रशिक्षण देने हेतु आप किसे सर्वाधिक आवश्यक मानते हैं? किसे सर्वाधिक आवश्यक मानते हैं? बालक को व्यवहार का उपयुक्त प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त तरीका या सर्वाधिक आवश्यक मानते हैं वो आपको बताना है इसमें से। ऑप्शन ए है पुरस्कार को, ऑप्शन बी है सामाजिक प्रशंसा को, डी दंड को, सी दंड को, और डी है स्वयं को एक अच्छे व्यवहार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर। तो कौन सा तरीका आप सबसे उपयुक्त मानेंगे बालक के व्यवहार को प्रशिक्षण देने के लिए? हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आप खुद अपने व्यवहार एक अच्छा व्यवहार आप अपने अंदर उतारिए, बालक आपके व्यवहार को अनुकरण करेंगे और छोटे बालक करते ही हैं अनुकरण, सबसे ज़्यादा अनुकरण करते हैं। डी वाला विकल्प जो है 30 का सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे केबीएस पीआरटी के पेडागोजी सेक्शन का प्रैक्टिस सेट 5वां, जो कि अब समाप्त हो गया है। जल्द ही हम प्रैक्टिस सेट 6वां लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।